नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे आईटी एंड डीबी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग के यूनिट 2 के थ्योरी पोर्शन में। और टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेसन को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर है क्या। ठीक है, तो आप जैसे आपको पता होगा कि कंप्यूटर जो है एक ग्रैंड मास्टर को भी बीट कर सकता है, चेस के ग्रैंड मास्टर को भी बीट कर सकता है। क्या आपको ये जानकारी है? और दोस्तों, कंप्यूटर समझिए कि एक सुपर पावर्ड कैलकुलेटर होता है। वो डेटा लेता है और इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है ताकि उसको किसी यूजफुल में कन्वर्ट कर सके। आप देखिए, मैंने 2-3 शब्द बोला। पहला क्या बोला? डेटा। तो यहाँ पे डेटा का मतलब क्या हुआ? इंफॉर्मेशन का मतलब डेटा हुआ। और दूसरा, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और उसको कुछ यूजफुल में कन्वर्ट करता है जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब डेटा का कन्वर्जन होता है किसमें? इंफॉर्मेशन में। समझे? तो अब देखिए दोस्तों, ये पार्ट 1 था जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर समझाया। कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अब मैं आपको हिस्ट्री पे ले चलता हूँ। तो दोस्तों, क्या होता यदि कैलकुलेटर और भी पुराना होता? तो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज का नाम आता है। दोस्तों, बेबेज के पास एक क्रेजी आइडिया था मशीन का, जो कि ऑटोमेटिकली जो है मैथ कर सकता था बिना किसी मिस्टेक का। तो जिसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल इंजन। क्या बोलते हैं? एनालिटिकल इंजन। तो बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स थे। डेटा को स्टोर करने के पार्ट्स थे, कैलकुलेशन करने के पार्ट्स थे, और भी बहुत सारे पार्ट्स थे। राइट। तो मॉडर्न कंप्यूटर जो है ना, इसे सिमिलर है। देखिए, यहाँ पे आपके 5 मेन कंपोनेंट्स बताया जा रहा है। एक स्टोरेज है, एक अर्थमेटिक यूनिट है, शॉर्ट में एयू बोलते हैं, एक कंट्रोल यूनिट है, सीयू बोलते हैं, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब आज के समय में जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो भी सिमिलर है। इसके पास भी क्या होता है? इसके पास भी सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसमें भी 5 यूनिट होते हैं। कंट्रोल यूनिट, देखिए, एक सीयू होगा, एक अर्थमेटिक यूनिट होगा, एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होगा। ठीक है, ये तीनों मिलके क्या बनता है? सीपीयू बनता है। उसके अलावा एक हमारा मेमोरी यूनिट होता है। राइट। और एक हमारा इनपुट आउटपुट यूनिट होता है, और इनपुट यूनिट होता है, एक आउटपुट यूनिट होता है। ठीक है। तो ये आज के कंप्यूटर के टुडे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के 5 बेसिक यूनिट है। मैं फिर से रिपीट कर दूं। एक सीयू है, ठीक है, एक हमारा एयू है, एक हमारा ये इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है। ठीक है। तो उसके अलावा कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, ये तीनों सीपीयू फॉर्म करता है। उसके अलावा मेमोरी यूनिट होता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिमिलर है, मतलब उनका जो एनालिटिकल इंजन था और आज जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, दोनों में सिमिलर है। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब डिस्कस करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो हमने बेसिक पार्ट कंप्यूटर का समझा। एक सीपीयू होता है, एक मेमोरी होता है, और एक इनपुट आउटपुट यूनिट होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये तीनों मिलके सीयू, एयू और एलयू मिलके सीपीयू बना। एक मेमोरी यूनिट होना और एक इनपुट आउटपुट होता है। वैसे पहले हमारा स्टोर होता था, एयू, सीयू, इनपुट आउटपुट तो कॉमन ही था। ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स डिस्कस द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कहा जा रहा है कि आपको बताया जा रहा है कि ये जो पार्ट्स होते हैं ना, वो एक साथ काम करते हैं ताकि 5 की फंक्शन परफॉर्म करें। अभी जो मैंने आपको 5 पार्ट का नाम बताया ना, वो एक साथ काम करेंगे ताकि 5 की फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। ठीक है। तो अब 5 की फंक्शन क्या क्या है? तो देखिए, 5 की फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है। पहला फंक्शन है इनपुट, दूसरा फंक्शन है मेमोरी, तीसरा फंक्शन है अर्थमेटिक लॉजिक, चौथा फंक्शन है कंट्रोल, और 5वां फंक्शन है आउटपुट। तो अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ ये क्या होता है। देखिए, इनपुट का मतलब क्या हुआ? इनपुट का मतलब हुआ कि हम कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन कैसे दे रहे हैं। आप हो सकता है कि आप इन्फॉर्मेशन कीबोर्ड से दे रहे हो, या हो सकता है कि आप इन्फॉर्मेशन माउस से दे रहे हो। ये कहलाएगा हमारा इनपुट। दूसरा कहलाता है मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को कहाँ स्टोर करता है। वेयर स्टोर्ड, मतलब ये जो जानकारी हम फीड कर रहे हैं वो कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, इसको कहते हैं मेमोरी। जैसे कि आपका रैम होता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वैसा ही। तीसरा है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक। इसका क्या मतलब हुआ कि कैलकुलेशन और कंपैरिजन कहाँ हो रहा है। कैलकुलेशन और कंपैरिजन कहाँ हो रहा है, वेयर इट इज हैपनिंग, वेयर कैलकुलेशन इज हैपनिंग, वेयर कंपैरिजन इज हैपनिंग, एंड दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक लॉजिक। तो जैसा कि हमारा एग्जांपल के तौर पर आप सीपीयू ले सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल एक ब्रेन होता है जो कि सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखता है। दिस इज अ टाइप ऑफ ब्रेन विच कीप एवरीथिंग ऑर्गेनाइज। कंट्रोल जो है सभी चीज़ों को क्या रखता है? ऑर्गेनाइज रखता है। और आउटपुट क्या होता है? आउटपुट का मतलब कि कंप्यूटर हमें रिजल्ट कैसे शो करेगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इनपुट का मतलब ये हुआ कि आप जो है कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन कैसे दे रहे हैं। दूसरा मेमोरी का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे कंप्यूटर अपने इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। अर्थमेटिक लॉजिक का मतलब कि जहाँ कैलकुलेशन और कंपैरिजन होता है। कंट्रोल मतलब जो ब्रेन है जो कि सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखता है। और आउटपुट मतलब कि कंप्यूटर हमें रिजल्ट कैसे शो करेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको जनरेशन के बारे में समझाता हूँ दोस्तों। देखिए, एक आप कंप्यूटर हमेशा ऐसा नहीं था, वो जो है बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है ओवर द टाइम। जो कंप्यूटर हम आज देख रहे हैं ना, वैसा शुरुआत से नहीं था, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है ओवर द टाइम। जैसा कि अब पहले मैं आपको जनरेशन समझाता हूँ। जनरेशन का मतलब कि कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट आया है, खासकर हार्डवेयर पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर पार्ट, राइट। पहला जनरेशन में आप देखिए कि ओल्ड कंप्यूटर हुआ करता था, ठीक है। ओल्ड कंप्यूटर हुआ करता था जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स हुए करते थे, और ये पहला जनरेशन था। ये इसका डिमेरिट क्या था कि बहुत ही स्लो था, ठीक है, बहुत ही बल्कि था, राइट। एंड इट वाज वेरी अनरिलायबल। It was slow, it was bulky and it was unreliable. We are talking about the first generation computer. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें यदि हम, तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या था दोस्तों? यहाँ पे ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया गया था, इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर। और इसमें कंप्यूटर जो है छोटा बना, कंप्यूटर रिलायबल बना, फास्टर बना, चीपर बना, और वैक्यूम ट्यूब से स्मॉलर बना। तो पहला जनरेशन में हमने क्या देखा? वैक्यूम ट्यूब था, बहुत ही स्लो था, बहुत ही बल्की था, बहुत ही अनरिलायबल था। सेकंड जनरेशन में रिलायबल, फास्टर, चीपर बना, और इसके अंदर हम लोग ट्रांजिस्टर को लाया गया, ठीक है। तो अब आप वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर में कंपैरिजन देख सकते हैं। तो अभी देखिए, एक प्रोफेसर का मैं आपको नाम बताता हूँ, जॉन वॉन न्यूमैन। इन्होंने प्रोग्राम के कंसेप्ट को स्टोर किया, लेकिन ये जो है ये टेक्निकल है। उसके अलावा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं, तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि थर्ड जनरेशन जो है स्मॉलर और फास्टर कंप्यूटर लाया, ठीक है। आप देखिए, इसमें कुछ की इनोवेशन थे जिसको हम लोग आईसीज बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं। टीनी छोटे छोटे चिप्स होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल ट्रांजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, रेजिस्टर होता है, छोटे से चिप पे। तो मैंने आपको तीन जनरेशन अभी समझाया। फर्स्ट जनरेशन हमारा स्लो, बल्कि, अनरिलायबल है। सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर है जो कि रिलायबल, फास्टर और चीपर है। और थर्ड जनरेशन के अंदर आईसीज होते हैं। आईसीज का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसके अंदर ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर आते हैं जो कि सिंगल चिप्स पे माउंटेड होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये थर्ड जनरेशन आप तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक और पॉइंट को समझिए कि एक पॉइंट और बताया जा रहा है कि इसमें क्या हुआ कि मेमोरी बड़ा, प्रोसेसिंग फास्टर हुआ, और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए। जैसे कि मैं आपको नाम बताता हूँ, जैसे आप नाम देखिए फॉर्ट्रैन, ठीक है, फिर आप नाम सुने होंगे कोबॉल। ये सभी हमारे थर्ड जनरेशन में आए थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, अब हम लोग फोर्थ जनरेशन पे स्विच करते हैं। लेट्स स्विच टू द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फॉर्ट्रैन, कोबोल को डेवलप किया गया था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के दौरान। और कुछ कह रहा है कि मैग्नेटिक कोर मेमोरीज वे रिप्लेस बाय सेमी कंडक्टर, क्योंकि चिप्स आ गया ना, और चिप्स के अंदर हमारा सेमी कंडक्टर रहता है, दैट्स वाई थर्ड जनरेशन में हमारा चिप्स आ गया। तो एक बार रिकॉल कीजिए, फर्स्ट जनरेशन में क्या बताया आपको? फर्स्ट जनरेशन के अंदर, हाँ, यहाँ पे देखिए प्रोफेसर जॉन वॉन न्यूमैन फर्स्ट जनरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और इन्होंने हाई स्पीड वैक्यूम ट्यूब स्विचिंग डिवाइस हुआ करता था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया गया। थर्ड जनरेशन में आईसीज आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रॉन और कोबॉल जो है इसका इस टाइम पीरियड का हिस्सा है। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ कि दूसरा ट्रांजिशन हुआ, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि VLSI टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एक सिंगल चिप होता है जिसमें सारे CPU के फंक्शनैलिटीज होते हैं, राइट। सो ये चीज़ हमें बताया जा रहा है फोर्थ जनरेशन में। तो फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर जो है ना, हमने माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया, ठीक है। जैसे कि आप पूरे के पूरे कार को एक सिंगल चिप पे डाल दिए। इससे क्या हुआ कि सुपर स्मॉल पावरफुल तरीका मिला पर्सनल कंप्यूटर को पेव करने का, और बहुत सारे ट्रांजिस्टर जो है एक चिप पे फिट हो सकते थे। और इसका क्रेडिट जाता है VLSI टेक्नोलॉजी को, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है आपको मैं जो समझा रहा हूँ। तो दोस्तों,
इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये यूएलएसआई चिप को यूज करता है, इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक को यूज करता है। जो हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो नेचुरल लैंग्वेज और इनपुट को समझ सकता है, और इसके पास ह्यूमन मशीन इंटरफेस है। और फिफ्थ जनरेशन ये कंप्यूटिंग का गोल ये है, हम एक ऐसा डिवाइस को डेवलप करें जो कि लर्निंग के लिए कैपेबल हो, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपेबल हो। तो सिक्स जनरेशन कंप्यूटर को क्वांटम कंप्यूटिंग कहा जाता है, लेकिन अभी भी ये प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है। तो हमने अभी तक 5 जनरेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, आप प्लीज रिकॉल कर लीजिए, रिकॉल करने से आपके दिमाग में चीजें बैठे रहेंगी। ओके, सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, रिकॉल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम टेक्नोलॉजी लाया गया। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर लाया गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी लाया गया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लाया गया। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में दोस्तों हमारे पास कुछ इंटेलिजेंट यूएलएसआई टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक था, जिसमें हम लोग एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को इंट्रोड्यूस किया हमने। और सिक्स जनरेशन कंप्यूटर जो है हमारे क्वांटम कंप्यूटिंग कहलाता है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन को समझते हैं। देखिए दोस्तों, दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे अलग अलग कंप्यूटर काम करता है? देखिए दोस्तों, दो मेन टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं। जैसे कि हमारे पास दो तरह के कार होते हैं, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर। आप एक कार के स्पीडोमीटर के बारे में सोचिए, मैं सिंपल भाषा एग्जांपल बता रहा हूं। आप यू इमेजिन अबाउट द कार स्पीडोमीटर। तो ये एक नीडल को यूज करता है, क्या यूज करता है, नीडल को यूज करता है ना, ठीक है, ताकि वो स्पीड को शो कर सके। तो यही होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर जस्ट लाइक एनालॉग कंप्यूटर, विच एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है कि विच मेजर्स थिंग कॉन्स्टेंटली, राइट। तो इट मेजर्स थिंग्स कॉन्स्टेंटली, एनालॉग कंप्यूटर। तो वही कह रहा है कि मेजर्स कंटिन्यूस फिजिकल मैग्नीट्यूड। वाइल अब डिजिटल के बारे में बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है ना, वो मॉडर्न कार की तरह है, जिसमें डिजिटल डिस्प्ले होता है। वो नंबर या डिजिट को यूज करता है कैलकुलेशन के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए। समझ में आया? ठीक है, तो ये डिफरेंस है। उसके अलावा दोस्तों आप एक्यूरेसी के टर्म से बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर जो है इम्प्रिसाइज हो सकता है, अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट दे सकता है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर जो है आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा, राइट। फिर दोस्तों डिजिटल कंप्यूटिंग जो होता है ना, वो ग्रेट होता है कुछ टास्क के लिए। जैसे मान लीजिए कि हमें बिजनेस कैलकुलेशन करना है, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग करना है, इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, तो इस केस में हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है वो ज़्यादा यूजफुल होता है। और फिर हमारा हाइब्रिड ऑप्शन की यदि हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटिंग जिसके अंदर दोनों तरह के एनालॉग पार्ट भी होते हैं और डिजिटल पार्ट भी होते हैं, लेकिन ये टेक्निकल होता है एक जेनरिक ऑडियंस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिक चीज़ क्लियर हो रहा है। कुछ एग्जांपल आपको स्पीडोमीटर का मैंने बताया, फिर कहाँ डैशबोर्ड का बताया, कहाँ किसको यूज़ करना है। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं ऑल पर्पस कंप्यूटिंग वर्सेज स्पेशलिस्ट कंप्यूटिंग। आइए अगले स्लाइड में चलते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए डिजिटल कंप्यूटिंग मैंने बताया, हाँ कुछ स्पेशल पर्पस ऑल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं वर्सेज कुछ स्पेशलिस्ट कंप्यूटर होते हैं। सो आइए दोस्तों इसे डिस्कस करते हैं। बताया जा रहा है कि आप कार के एनालॉजी को याद कीजिए। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका है उन्हें कैटेगराइज करने का। पहला अब दूसरा तरीका क्या है, तो कुछ ऑलराउंडर होते हैं। ऑलराउंडर आप समझते हैं ना, कुछ ऑलराउंडर होते हैं और कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, समझे। तो देखिए दोस्तों कुछ होता है हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर। आप समझिए कि जैसे कि ये बहुत सारे काम कर सकते हैं, ब्राउजिंग से लेकर गेम्स प्लेइंग से लेकर बिजनेस को रन करने तक। सो दे आर कॉल्ड जनरल पर्पस कंप्यूटिंग। देख सकते हैं आप, दे कैन बी यूज फॉर साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। तो ये फॉर एवरी पर्पस दे कैन बी यूज। लेकिन जो हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं ना, वो स्पेशलिस्ट टाइप के होते हैं। उन्हें डिजाइन किया जाता है कि स्पेसिफिक टास्क के लिए, और बाकी उससे कुछ नहीं करवाया जा सकता। तो वो फास्टर हो सकते हैं, एफिशिएंट हो सकते हैं उस एक जॉब के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये होता है हमारा साइंटिफिक ये होता है हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारा साइंटिफिक और बिजनेस नीड है इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो साइंटिफिक, अब यहाँ पे एक टर्म आप देखे होंगे साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। तो पहले ही मैं डिफरेंस समझिए। देखिए दोस्तों समझिए कि जनरल, आपने समझा जनरल वर्सेस स्पेशल कंप्यूटर के बारे में। तो साइंटिस्ट जो है ना कंप्यूटर को यूज़ करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए, जैसे कि वेदर सिमुलेट करना है। तो उन्हें कंप्यूटर चाहिए ताकि फास्ट हो सके, अच्छे हो सके नंबर्स में, और उनको बहुत सारा डेटा को स्टोर करना है, तो उसके लिए कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं कि
हाँ, सो दे नीड द कंप्यूटर टू बी फास्ट। तो ये तो हो गया हमारा साइंटिफिक वाला पार्ट। यदि हम बिजनेस एप्लीकेशन की बात करें तो बिजनेस जो है ना बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ डील करता है, जैसे कस्टमर रिकॉर्ड कैसा है, सेल्स डेटा कैसा है। तो हमारे पास एक लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू सुपर फास्ट कैलकुलेशन। तो यही डिफरेंस है आपके बिजनेस कैलकुलेशन में और इसमें। चलिए अब देखिए, मैं आपको अगले नेक्स्ट स्लाइड में ले चलता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। डेटा प्रोसेसिंग कैसे होता है, उसके क्या क्या मेथड्स हैं, समझिए। देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली डिफरेंस क्या है, देखिए सिंपल सी बात है कि डेटा का मतलब क्या होता है कि जो इंडिविजुअल फैक्ट हो गया या फिगर्स हो गए, जो हमारे इंडिविजुअल फैक्ट हैं, जो फिगर्स हैं, राइट, जिसका अपने हमें कोई मतलब नहीं हो। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना कि डेटा रॉ एंड इंडिविजुअली मीनिंगलेस फैक्ट। ठीक है, ये क्लियर है। हाँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि जब आप उन सभी डेटा को एक साथ रख देंगे ना तो उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को आप कह सकते हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस्ड डेटा। जब डेटा को आप एक साथ रख दें तो ताकि वो मीनिंगफुल कुछ प्रोवाइड करे, आपको मीनिंग प्रोवाइड करे, तो उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि आपको स्टोरी दे या कुछ मीनिंग दे। समझ में आया? यही होता है हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन में बेसिक डिफरेंस। अब मैं आपको समझाता हूँ कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ कि आप अपने डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इससे पहले कि आप बिल्ड करें। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ लिखा गया अरेंज करना, फाइल करना, प्रोसेस करना और डिसेमिनेट करना, कलेक्ट करना। इस डेटा को इस तरह से कलेक्ट करेंगे कि जो कि हमारे लिए यूजफुल हो। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, बिजनेस का एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए बिजनेस में क्या होता है कि डेटा प्रोसेसिंग का मतलब ऐसा समझिए कि आप सेल्स फिगर ले रहे हैं, यू आर टेकिंग सेल्स फिगर। आप जो है कस्टमर का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, दूसरा डेटा ले रहे हैं और उसको रिपोर्ट में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मैनेजर्स के लिए। यू आर ऑर्गेनाइजिंग रिपोर्ट्स फॉर द मैनेजर, राइट। सो ये हो गया हमारा बिजनेस के पर्सपेक्टिव में डेटा प्रोसेसिंग का मतलब। तो आपको मैंने डेटा प्रोसेसिंग समझाया। डेटा प्रोसेसिंग के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, अरेंज, फाइल, प्रोसेस एंड डिसेमिनेट फैक्ट, राइट। और इसको हम लोग रिपोर्ट में ऑर्गेनाइज करते हैं मैनेजर्स के लिए। तो ये हमारा बिजनेस का एग्जांपल है। अब मैं आपको कॉमर्शियल वर्सेस साइंटिफिक डेटा एनालिसिस के बारे में समझाता हूँ। तो एक होता है कॉमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग, एक होता है साइंटिफिक डेटा प्रोसेसिंग। ये क्या अंतर होता है? तो देखिए, सबसे पहले कि आप डेटा एनालिसिस के बारे में समझिए कि ये एडवांस टर्म है जिसको साइंस और इंजीनियरिंग में हम लोग यूज करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा एनालिसिस, राइट। ये एक स्पेशलाइज टर्म है, एडवांस टर्म है। तो कॉमर्शियल फोकस के बारे में बात करें तो कॉमर्शियल, देखिए एक होता है हमारा कॉमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ डेटा प्रोसेसिंग लिखा है ना, तो एक होता क्या है हमारा कॉमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग। कॉमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि ये डील करता है लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट डेटा में। मतलब जैसे मान लीजिए सेल्स फिगर है, राइट, जैसे मान लीजिए सेल्स फिगर हो, तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर सेल्स फिगर हो गया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं होता है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ देखिए लिखा है ना कॉमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग। तो कॉमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ इनपुट डेटा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप सेल्स फिगर ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है। गोल क्या है हमारा? गोल है कि हमें क्लियर पिक्चर मिले कि बिजनेस कैसा कर रहा है। वी शुड हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ बिजनेस इज डूइंग। समझ में आया? ये तो हमारा कमर्शियल फोकस हो गया। अब हम साइंटिफिक फोकस की बात करते हैं। यदि हम साइंटिफिक फोकस की बात करें तो आप जो है साइंटिफिक डेटा एनालिसिस का यूज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम के लिए और कैलकुलेशन के लिए, लेकिन ये डिटेल्ड होगा। तो देखिए की कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या क्या क्लियर हो रहा है, समझिए। की कंसेप्ट ये है कि डेटा जो होता है वो रॉ होता है। डेटा क्या होता है हमारा? रॉ होता है। और इंफॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों? इंफॉर्मेशन जो है हमारा प्रोसेस्ड होता है। ये क्लियर है? ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको? पहले डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको जो याद रखना है वो डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए। दूसरा पॉइंट क्लियर है? देखिए मेन पॉइंट मैं बता रहा हूं। और तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि जो कॉमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग होता है, इनका फोकस होता है, हमारे पास बहुत ज्यादा इनपुट डेटा होता है, इस पे इनका फोकस होता है बिजनेस इनसाइट के लिए। तो आपको मैंने सिंपल रखा, ठीक है, आपको मैंने कुछ एनालॉजी दिया, आपको मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम डेटा प्रोसेसिंग पे आते हैं। कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग तो हमें क्लियर हो गया। नाउ लेट्स कम टू द डेटा प्रोसेसिंग।
देखिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो फार्म है, फार्म समझते हैं ना, खेती, खेती भी डेटा प्रोसेसिंग को यूज करता है, यानी कि एग्रीकल्चर में भी हम लोग डेटा प्रोसेसिंग को यूज करते हैं। कैसे करते हैं आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग समझिए कि हम चीज़ों का ट्रैक रख रहे हैं एक स्मार्ट तरीके से, और इसको ना बहुत सारे फील्ड में यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, अर्बन प्लानिंग में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, सर्विस इंडस्ट्री में। कैसे किया जाता है मैं समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, चाहे मैनुअली ही क्यों ना हो, पेपर वर्क ही क्यों ना हो, या चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, दोनों में से कुछ ही तो होगा ना, या तो मैनुअल होगा या इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो डेटा प्रोसेसिंग जो होता है वो एक बेसिक फ्लो को फुलफिल करता है, बेसिक फ्लो को फॉलो करता है। क्या बेसिक फ्लो होता है इसमें? एक इनपुट होगा, एक प्रोसेसिंग होगा और एक आउटपुट होगा, यही बेसिक फ्लो है। सबसे पहले आएगा हमारा इनपुट, उसके बाद आएगा हमारा प्रोसेसिंग, और उसके बाद आएगा हमारा आउटपुट। समझे? ये बेसिक हमारा फ्लो होता है जिसको फॉलो करता है ये। तो मैं आपको इनपुट के बारे में समझाता हूँ। इनपुट मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे आप जो है अपने डेटा को, सिस्टम के रॉ डेटा को फीड कर रहे हैं, जैसे सेल्स का फिगर हो या वेदर का रीडिंग हो, ठीक है, इसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों आपको? इनपुट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप डेटा को फीड कर रहे होते हैं। दिस इज वेयर यू फीड द सिस्टम रॉ डेटा, जैसे सेल्स फिगर या वेदर रीडिंग। तो पहले आपने इनपुट डाला, फिर आता है हमारा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि एक मैजिक होता है मिडिल में, ये ऑर्गेनाइज करेगा, कैलकुलेट करेगा, डेटा को एनालाइज करेगा, और फाइनली क्या होता है कि सिस्टम जो है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करेगा, जैसे रिपोर्ट डिलीवर करेगा, फोरकास्ट डिलीवर करेगा या कैलकुलेशन डिलीवर करेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूं कि जो कंप्यूटराइज्ड डेटा प्रोसेसिंग होता है ना, इसके अंदर दो तरह के फाइल्स होते हैं। पहला होता है मास्टर फाइल। मास्टर फाइल का मतलब क्या हुआ कि एक जाइंट बुक होता है जो कि परमानेंट डेटा को स्टोर करता है। जैसे परमानेंट डेटा क्या हो सकता है कि कस्टमर का इंफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, कस्टमर का इंफॉर्मेशन हो सकता है, और क्या हो सकता है उसके अलावा प्रोडक्ट का डिटेल हो सकता है, यही हो सकता है ना दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको? मैं क्या रिपीट कर रहा हूं कि कंप्यूटराइज्ड डेटा प्रोसेसिंग के अंदर दो तरह के फाइल होते हैं। एक होते हैं मास्टर फाइल, मतलब एक बहुत बड़ा किताब होता है जिसमें परमानेंट डेटा रहता है, ठीक है, और एक होता है हमारा ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल क्या होता है दोस्तों? कि ट्रांजैक्शन फाइल समझिए कि डेली लॉग है। दिस जस्ट लाइक मैं समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन दिस ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल समझिए कि एक तरह का डेली लॉग है। तो डेली लॉग मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नए नए इन्फॉर्मेशन है, आज का सेल्स होगा, नए कस्टमर के बारे में जानकारी होगा, समझे। तो एक दो तरह का फाइल बताया, एक मास्टर फाइल बताया और एक आपको ट्रांजैक्शन फाइल बताया। मास्टर फाइल में क्या रहेगा? परमानेंट डेटा रहेगा, और ट्रांजैक्शन फाइल में क्या रहेगा? टेम्पोररी डेटा रहेगा, नए नए जानकारी रहेंगे, आज कितना सेल हुआ, आज कितने कस्टमर आए, एक्सेट्रा। तो ये समझ में आया? तो सिस्टम दोनों फाइल को प्रोसेस करेगा एक साथ, ताकि रिपोर्ट को क्रिएट कर सके या मास्टर फाइल को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से अपडेट कर सकें। समझ में आ रहा है कि मास्टर फाइल को अपडेट करते हैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ ट्रांजैक्शन फाइल से, ताकि फाइल अगले महीना के लिए रेडी रहे। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि बहुत सारे डेटा प्रोसेसिंग मेथड एग्जिस्ट करते हैं। पहले आपको डेटा प्रोसेसिंग समझ में आया क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है कि ऑर्गेनाइज करना, कैलकुलेट करना, डेटा को एनालाइज करना, ये होता है हमारा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसके अंदर दो तरह के फाइल होते हैं। कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग में एक मास्टर फाइल होता है और एक हमारा ट्रांजैक्शन फाइल होता है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर इनपुट, प्रोसेसिंग, ये सब पार्ट्स होते हैं। मास्टर फाइल को हमें डेली अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि और एक पॉइंट को समझते हैं। हाँ, बैच, अच्छा अब चलिए ठीक है। तो वेरियस मेथड डेटा प्रोसेसिंग क्लासिफाइड। अब बैच प्रोसेसिंग की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आप एक इमेजिन कीजिए कि आप एक लंबी कतार में खड़े हैं किसी स्टोर पे, केवल किस लिए? क्योंकि कैशियर जो है एक कस्टमर को एक एक करके प्रोसेस कर रहा है। तो यही होता है ट्रेडिशनल कंप्यूटर। इसी प्रकार से जो हमारा ट्रेडिशनल कंप्यूटर होता है ना, वो टास्क को हैंडल करता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप याद कीजिए, कभी आप लंबी कतार में खड़े होंगे किसी सर्विस के लिए क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कैशियर एक ही है और वो एक समय पे एक ही आदमी को डील कर रहा है, हैंडल कर रहा है टास्क को। अब मैं आपको बैच प्रोसेसिंग को समझाता हूं। दोस्तों, ये एफिशिएंट तरीका है जिसको हम लोग बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं, जहां पे चीजों को एक साथ ग्रुप किया जाता है। तो यहाँ देखिए कीवर्ड लिखा गया है ग्रुप टुगेदर। तो मैं कीवर्ड पे ध्यान फोकस ज्यादा करता हूं, क्योंकि देखिए इतना लंबा चौड़ा आपको कोई नहीं बताएगा, आपको कीवर्ड ध्यान रखना है। जब भी बैच प्रोसेसिंग बोला जाए तो आपके दिमाग में बैठ जाए ग्रुपिंग। समझ में आया?
ठीक है, ये तो एग्जांपल बस समझाने के लिए है कि चीज़ आपके दिमाग में बैठे। अब देखिए दोस्तों, ये मेथड बहुत बड़े लंबे लंबे टास्क के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इट इज़ इफेक्टिव ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमें बहुत सारा बैंक ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करना है, या जैसे मान लीजिए कि सारे ग्रुप को इवेंट को एक साथ ग्रुप करना है एक ट्रिप के लिए, तो ये सब चीज़ इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बैंक स्टेटमेंट है जिसमें आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, या वेयर हाउस है जिसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये सभी इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो हमारे सिमिलर टास्क होते हैं ना, जो हमारे सिमिलर टास्क होते हैं उनको क्या करते हैं हम लोग, एक थ्रू आउट द डे कलेक्ट करते हैं। सिमिलर टास्क आर कलेक्टेड थ्रू आउट द डे। वही कह रहा है कि फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट आर कलेक्टेड थ्रू आउट द डे, और फिर क्या करते हैं दोस्तों, उनको बैचेज में ग्रुप करते हैं। हाँ, तो एक साथ ग्रुप करने के बाद क्या करते हैं दोस्तों कि उसको सॉर्ट करेंगे और बैचेस में ग्रुप करेंगे, जैसे सिमिलर ट्रांजेक्शन, मतलब एक ट्रांजेक्शन जो है एक ग्रुप में रहेगा। समझे? तो पहले हमने क्या किया कि सिमिलर टास्क को कलेक्ट किया, उसके बाद एक ग्रुप बनाया, मतलब बैचेस में ग्रुप किया, फिर प्रत्येक बैच को एक लेवल मिलेगा। प्रत्येक बैच को क्या मिलेगा, लेवल मिलेगा या हेडर मिलेगा, जो आप बोलिए। इसमें डिटेल रहेगा कि बैच का नंबर क्या है। ठीक है, फिर और क्या रहेगा, बैच का डिटेल, फिर रहेगा बैच नंबर, रहेगा बैच टाइप, रहेगा कितना डॉक्यूमेंट इसके अंदर है। फाइनली जो इंटायर बैच है उसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करेंगे प्रोसेसिंग के लिए। फाइनली द इंटायर बैच इज इंटर इन द कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। तो दोस्तों, बैच प्रोसेसिंग जो है ना ओल्डर सिस्टम में यूज किया जाता था, लेकिन अभी भी रेलिवेंट है स्पेसिफिक टास्क के लिए। जो की टेक अवे वो ये है कि बैच प्रोसेसिंग एक टाइम सेविंग टेक्निक है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ, मान लीजिए कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शन है, उसके लिए टाइम सेविंग टेक्निक है, राइट। तो आपको समझ में आया? आपको मैंने दो मास्टर फाइल बताया, ट्रांजेक्शन फाइल बताया, राइट, और मैंने बताया कि जो हमारे सिमिलर टास्क होते हैं उसको ग्रुप किया जाता है ड्यूरिंग द डे। ठीक है, सेपरेट बैचेस बनते हैं, प्रत्येक बैच को एक हेडर दिया जाएगा जिसमें बैच नंबर, बैच टाइप, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सभी रहेगा, जिसको हम लोग बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं। हम लोग अगले स्लाइड में आते हैं और समझते हैं दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा आपके चेक का जब आप उसे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, तो ये एक सीक्रेट एडवेंचर पे जाता है। आइए देखते हैं वो क्या सीक्रेट एडवेंचर है, आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, चेक में एक स्पेशल कोड होता है जो कि मैग्नेटिक इंक में लिखा रहता है, जिसको कंप्यूटर ही पढ़ सकता है। ये कोड जो है ना, बैंक का कोड, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर तीन चीज होता है, मैं समझा देता हूं। इस कोड के अंदर बैंक का कोड रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा और चेक नंबर रहेगा। तो अब सॉर्टिंग जर्नी को समझते हैं कि चेक को जो ना स्पेशल प्रोसेसिंग सेंटर को भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? क्लियरिंग डिपार्टमेंट भेजा जाता है या चेक प्रोसेसिंग सेंटर भेजा जाता है। यहाँ पे कंप्यूटर एक मशीन को यूज करती है ताकि, जो मैंने आपको बताया था ना मैग्नेटिक इंक, तो ये जो मैग्नेटिक इंक है इसको कंप्यूटर क्या करती है, पढ़ती है। ठीक है, मतलब जैसे बारकोड को स्कैन किया जाता है ना, वैसे ही मैग्नेटिक इंक को भी कंप्यूटर क्या करती है, पढ़ती है। फिर उसके बाद दोस्तों अगले स्लाइड में बताया जा रहा है, हाँ, सॉर्टिंग द चेक बाय बैंक। तो इमेजिन कीजिए कि सारे चेक जो है ना अलग अलग कलर्ड सॉक्स हैं, तो जिनको हमें सॉर्ट करना है अपने पेयर के साथ। तो कंप्यूटर क्या करती है, चेक को सॉर्ट करती है बेस्ड ऑन द बैंक कोड। बैंक का जो कोड होता है ना, उसके बेसिस पे चेक को सॉर्ट किया जाता है मैग्नेटिक इंक में। ठीक है, तो प्रत्येक बैंक के लिए कंप्यूटर जो है ना एक रिपोर्ट बनाती है जिसमें दिखाया जाता है कि कितना पैसा जो है, हाउ मच टोटल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम ऑल चेक कलेक्टेड फॉर दैट बैंक, मतलब उस बैंक के लिए टोटल कितना पैसा कलेक्ट किया गया है, उसका एक रिपोर्ट कंप्यूटर जनरेट करेगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, चेक को हमारा क्लियरिंग डिपार्टमेंट या चेक प्रोसेसिंग सेंटर भेजा जाता है। कंप्यूटर जो है मैग्नेटिक इंक को पढ़ती है और चेक को सॉर्ट करती है अकॉर्डिंग टू द कोड। चेक को स्प्लिट किया जाता है प्रति सेटलमेंट बैंक में, और एंट्रीज रिपोर्ट प्रोड्यूस, मतलब फाइनल रिपोर्ट बनाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर रिपोर्ट बना के देती है। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि बैंक टॉकिंग टू ईच अदर, बैंक सिक्योरली इन्फॉर्मेशन शेयर करती है चेक के बारे में और जो टोटल अमाउंट कलेक्ट किया गया उसके बारे में, मतलब कि समझिए कि डबल चेक करना हो गया। ठीक है, मतलब जो सेटलमेंट बैंक है उनके बीच में डिटेल का एक्सचेंजिंग होता है। और फाइनली रेयर केस में क्या होता है कि कुछ स्लाइट डिफरेंस हो अमाउंट में, तो बैंक कोई भी डिस्क्रिपेंसी को सेटल करती है स्पेशल अकाउंट के माध्यम से, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री का यानी आरबीआई के पास होता है, उसके माध्यम से जो है फंड का सेटलमेंट होता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ओके, तो रेयर केस में मैंने बताया कि कुछ स्लाइट डिफरेंस हो सकता है अमाउंट में, तो बैंक जो भी डिस्क्रिपेंसी रहेगा उसको सेटल करेगी स्पेशल कोड के माध्यम से।
तो हमने अभी बैच प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कशन किया। एग्जांपल के तौर पर आपको चेक कर, यहाँ देखिए वही चीज़ को डायग्रामेटिकली भी शो किया जा रहा है। मास्टर फाइल क्या होता है, हमारा टेम्प्रोरी फाइल क्या होता है, ट्रांजेक्शन फाइल क्या होता है। अब देखिए बैच प्रोसेसिंग का लिमिटेशन मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो आपको मैंने बैच प्रोसेसिंग बताया था ना, जहाँ पे हम लोग सिमिलर टास्क को ग्रुप करते हैं एफिशिएंट प्रोसेसिंग के लिए। तो दोस्तों बहुत सारे टास्क के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है बैच प्रोसेसिंग, लेकिन ये आइडियल नहीं होता है यदि मान लीजिए कि डेटा हमारा स्मॉल नंबर का हो या ऑर्गेनाइज ना हो। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हम सिमिलर टास्क को ग्रुप करते हैं ताकि हमारा प्रोसेसिंग एफिशिएंट हो सके। अब देखिए ये ग्रेट तो है बड़े बड़े टास्क के लिए, लेकिन बैच प्रोसेसिंग आइडियल नहीं होता है यदि हमारे पास डेटा स्मॉल अमाउंट में हो। अब बड़े बड़े टास्क के लिए तो बहुत अच्छा है ये बैच प्रोसेसिंग, लेकिन यदि हमारा डेटा स्मॉल अमाउंट डेटा हो, ठीक है, तो यहाँ पे आइडियल नहीं होता है। या वैसा सिचुएशन जहाँ पे हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स हो। दो चीज़ समझिए, एक तो हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स वाला सिचुएशन समझे, और एक जहाँ पे हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा हो, वहाँ पे बैच प्रोसेसिंग का लिमिटेशन आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इमेजिन कीजिए कि आप लाइन में वेट कर रहे हैं एक कप ऑफ कॉफ़ी के लिए, मतलब एक कॉफ़ी आपको चाहिए, एक कप चाहिए, कप ऑफ कॉफ़ी चाहिए आपको, उसके लिए आप लाइन में लंबे समय तक खड़े हैं। तो बैच प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ कि आप वेट कर रहे हैं कि सभी लोग ऑर्डर करें इससे पहले कि वो ड्रिंक बनाना स्टार्ट करे। ये होता है बैच प्रोसेसिंग। अब मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेसिंग के बारे में समझाता हूँ, जो कि फास्टर ट्रांजैक्शन है। पहला नीड क्या था हमारा, स्पीड का। जो भी डिफिकल्टीज था बैच प्रोसेसिंग में, उसको हटाने के लिए ऑनलाइन प्रोसेसिंग आया। सबसे पहला क्या था कि ट्रांजैक्शन जो है इमीडिएटली कर दे, यहाँ लिखा है ना इमीडिएट, मतलब नीड फॉर स्पीड। तो एक बेटर मेथड है ऐसे सिचुएशन के लिए जहाँ पे हमें इमीडिएट अपडेट चाहिए, जिसको हम लोग ऑनलाइन प्रोसेसिंग बोलते हैं। इमेजिन कीजिए आप अपने डेबिट कार्ड को स्टोर पे स्वाइप कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या करता है कि ट्रांजैक्शन को तुरंत होने देता है, राइट अवे, जैसे आपका अकाउंट बैलेंस तुरंत अपडेट हो जाएगा, समझे। ये होता है हमारा ऑनलाइन प्रोसेसिंग, मतलब इसको रियल टाइम बोलते हैं, रियल टाइम अपडेट होता है। तो मैं आपको OLTP, शॉर्ट में इसको OLTP कहा जाता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। देखिए ब्रीफ मैं आपको समझाता हूँ। ये जो OLTP है ना, ये एक सिस्टम है जो कि एसेंशियल होगा जब अपडेट हमें इमीडिएट चाहिए। समझ में आया? जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग में होता है या क्रेडिट कार्ड के परचेज में होता है, यहाँ पे कोई बैचिंग नहीं होता है, देयर इज नो बैचिंग, राइट। क्या मतलब हुआ कि बैच प्रोसेसिंग जैसा यहाँ नहीं है। OLTP सिस्टम को वेट नहीं करना पड़ता ट्रांजैक्शन को ग्रुप करने में, प्रत्येक ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली कंप्यूटर में फीड किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। वही कहा जा रहा है कि ईच आइटम इंटर्ड हैज अ ट्रांजैक्शन डायरेक्टली फीड इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। समझ में आया? अब देखिए प्रत्येक ट्रांजैक्शन को एक स्पेशल कोड मिलता है जो कि सिस्टम को बताता है कि क्या एक्शन करना है इसके साथ। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे ना, उनमें एक कोड रहेगा, और वो कोड क्या बताएगा कि हाँ इसके साथ क्या करना है, डिपॉजिट करना है या विड्रॉल करना है या क्या करना है। इससे पहले कि ट्रांजैक्शन को हम परमानेंटली स्टोर करें, सिस्टम डबल चेक करेगा सभी चीज़ को कि सभी चीज़ वैलिड है या नहीं है, सफिशिएंट फंड है कि नहीं है, ताकि एरर को हम अवॉइड करें। वही कहा है वैलिडेशन ऑफ द आइटम, मतलब डबल चेक होना, ठीक है। मतलब कि आप ट्रांजैक्शन को परमानेंटली स्टोर करने से पहले एक जो हमारा सिस्टम है वो वैलिडेट करेगा, डबल चेक करेगा कि सभी चीज़ें वैलिड है कि नहीं है, सफिशिएंट फंड है कि नहीं अकाउंट में, ताकि हम विड्रॉल करें कि ना करें। तो बेसिकली आप डिफरेंस को देखिए, क्या डिफरेंस है हमारे बैच प्रोसेसिंग में और ऑनलाइन OLTP में। देखिए बैच प्रोसेसिंग में क्या था कि टास्क को वो ग्रुप करता था एफिशिएंसी के लिए, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो है उनको इमीडिएटली हैंडल करता है। OLTP सिस्टम जो है रियल टाइम अपडेट के लिए बहुत क्रूशियल है वैसे सिचुएशन में जहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग हो या POS ट्रांजैक्शन हो। तो अब आप समझ सकते हैं कि बैच प्रोसेसिंग का क्या लिमिटेशन था। पहला लिमिटेशन क्या था कि हमें जहाँ पे मान लीजिए कि स्मॉल अमाउंट ऑफ टास्क हो, वहाँ पे दिक्कत होता था। दूसरा क्या था कि इमीडिएट नहीं होता था, फास्ट नहीं होता था, स्पीड चाहिए हमें, तो OLTP पे आप आ जाइए। अब मैं आपको OLTP के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो है कांस्टेंट डेटा फ्लो से डील करता है, इसीलिए इसके लिए एक यूनिक हार्डवेयर चाहिए। यहाँ देखिए लिखा जा रहा है इट रिक्वायर्स यूनिक हार्डवेयर, ठीक है। क्योंकि ये सिंस इट इज डीलिंग विद कांस्टेंट डेटा फ्लो, दैट्स व्हाई इट रिक्वायर यूनिक हार्डवेयर एंड यूनिक सॉफ्टवेयर फीचर, ठीक है, ताकि इंश्योर करे कि सभी चीज़ें स्मूथली रन करें। मैं आपको ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में समझाता हूँ कि कैसे वो डेटा क्रैशेस को प्रिवेंट करता है। इमेजिन कीजिए कि दो लोग जो हैं सेम डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाह रहे हैं एक ही जगह पे एक ही साथ, तो ये कैओस होगा ना। तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या करता है, रिकॉर्ड लॉकिंग को यूज़ करता है ताकि इसको रोक सके। मतलब दो लोग एक ही PDF को एडिट करना चाह रहे हैं, एक ही डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाह रहे हैं एक ही समय पे, तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या यूज़ करता है, रिकॉर्ड लॉकिंग को यूज़ करता है इसको रोकने के लिए। जब भी कोई एक रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, जैसे मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट बैलेंस है, उसको अपडेट किया, तो ये टेम्प्रोरी लॉक हो जाएगा दूसरे के लिए जब तक अपडेट कंप्लीट ना हो।
समझ में आया? तो रिकॉर्ड लॉकिंग का मतलब ये होता है कि दो लोग एक साथ अपडेट ना कर दें। मतलब जैसे ये एक आदमी है और ये एक आदमी है, दोनों मिलकर एक ही रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा है, जब तक ये पूरा नहीं कर लेगा तब तक ये कुछ कर ही नहीं सकता है, मतलब इसके लिए वो कंडीशन लॉक रहेगा। समझ में आया? तो एक पर्सन को लॉक मैसेज मिलेगा जब तक दूसरा फिनिश ना कर ले एडिटिंग। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या क्या हमारा चेक पॉइंटिंग क्या होता है, लॉगिंग क्या होता है, ये सभी कीवर्ड्स हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। देखिए मैं आपको सभी चीज़ें सिंपल भाषा में समझाऊंगा, आपको कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं लगेगा। यदि आपको इस तरह की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर अवेलेबल है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आप समझिए कि रोड ट्रिप में एक चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट होता है ना, तो OLTP ना चेक पॉइंट को यूज करता है ताकि एक बैकअप क्रिएट कर सके मेन डेटा फाइल का, यानी मास्टर फाइल का, किसी अपडेट से पहले। मैं फिर से रिपीट कर दूं, चेक पॉइंटिंग क्या होता है कि जैसे कि आपका रोड ट्रिप है, रोड ट्रिप पे चेक पॉइंट्स होते हैं, वैसे ही ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो है चेक पॉइंट को यूज करता है ताकि मेन डेटा फाइल का बैकअप क्रिएट कर सके। तो हमारा मेन डेटा फाइल को आप मास्टर फाइल भी बोल सकते हैं, तो मास्टर फाइल का हमें बैकअप क्रिएट करना है। ठीक है, तो मास्टर फाइल का हमें बैकअप क्रिएट करना है, तो बैकअप क्रिएट करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो है चेक पॉइंट को यूज करता है, इट यूज चेक पॉइंट्स। ये समझ में आया? ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यदि मान लीजिए कुछ गलत चला जाए, कुछ गलत हो जाए, तो वो फाइल को प्रीवियस स्टेट में रिस्टोर कर सकता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि चेक पॉइंट समझिए रोड ट्रिप पे होता है, उसी तरह ऑनलाइन प्रोसेसिंग चेक पॉइंट को यूज करता है ताकि मेन डेटा फाइल का बैकअप हम क्रिएट कर सकें अपडेट होने से पहले। इस तरह से यदि कोई चीज़ गलत हो जाता है तो वो तो रिस्टोर कर सकेगा अपने अपडेट को। फिर हम बात करें लॉगिंग, ये तो हमारा चेकिंग पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट टॉक अबाउट द लॉगिंग। लॉगिंग क्या होता है दोस्तों? कि लॉगिंग समझिए कि हम जर्नी का डायरी रख रहे हैं, वी आर कीपिंग द डायरी ऑफ द जर्नी। समझे? तो सिस्टम क्या करेगा, सारे ट्रांजेक्शन का ट्रैक रखेगा, और जिसको हम लोगों ने सक्सेसफुली अप्लाई किया है। सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन विच हैव बीन सक्सेसफुली अप्लाइड। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक ट्रैवल डायरी है जिसमें नोट्स है, ट्रिप को लॉगिन है और एक हाईवे है। इमेजिन कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, चेक पॉइंटिंग क्या होता है कि जैसे कि रोड पे चेक पॉइंट होता है, वैसे OLTP प्रोसेसिंग OLTP चेक पॉइंट को यूज़ करता है ताकि बैकअप क्रिएट कर सके मेन डेटा फाइल का अपडेट होने से पहले। ठीक है, बैकअप क्रिएट करने के लिए चेक पॉइंटिंग का काम होता है। लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि हम डायरी रख रहे हैं, ठीक है, ऑफ द जर्नी। तो अब देखिए, जैसे कि हमारे पास एक सिक्योर लॉक होता है ना आपके घर पे, वैसे ही ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम का एक स्पेशल सॉफ्टवेयर फीचर है जो कि अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करता है, या डेटा के चेंज या प्रोग्राम के चेंज को प्रिवेंट करता है। हम लोग बात कर रहे हैं किसका? OLTP का। ठीक है, तो इसे प्रिवेंट करेगा। ये क्रूशियल है ताकि हम अपने इन्फॉर्मेशन को सेफगार्ड कर